आज बात भाषा की। भाषा में सब कुछ है और सब में भाषा है। बिना भाषा के कुछ भी नहीं है। ये भाषा इतनी महत्वपूर्ण है और इस पे आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे संघ लोक सेवा आयोग या विभिन्न राज्यों की लोक सेवा आयोगों के द्वारा या एसएससी के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कैसे आते हैं, सभी प्रश्नों का संकलन और उसका एक प्रामाणिक उत्तर यहाँ पे मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए जानते हैं कि भारत में भाषा की स्थिति क्या है। तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा का प्रयोग किया गया है। राजभाषा शब्द समझ लेना चाहिए। राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी वह लैंग्वेज जिसमें भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के कामकाज होते हैं। ये बिजनेस का लैंग्वेज है। एक प्रश्न हमेशा रहता है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। तो भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब भारतीय संविधान के भाग 17 में जो भारत के भाषाओं के बारे में प्रोविजन है वह आर्टिकल 343 से 351 तक है और 350A में भी कुछ बातें हैं। इसके अलावा भी आर्टिकल 29, 30, 122, 10, 394 में भी भाषा से रिलेटेड प्रोविज़न है। इन्हीं प्रोविज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए एक एक आर्टिकल को समझ जाते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। सिंप्लीफाइड। पहला आर्टिकल 343 कहता है राजभाषा। भारत की राजभाषा क्या होगी? तो हिंदी होगी। उसकी लिपि क्या होगी? तो देवनागरी होगी। प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो सिर्फ 343 आर्टिकल नहीं होता बल्कि 343 आगे एक लिखा रहता है, यानी 343 को में राजभाषा की बात की गई है और राजभाषा हिंदी होगी। आरआरबी की परीक्षा में एक बार पूछा गया संघ की आधिकारिक भाषा, वहां राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ संघ की आधिकारिक भाषा। तो संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी ही है। आर्टिकल 344 कहता है राजभाषा आयोग। भारत सरकार राजभाषा आयोग का गठन करेगी और राजभाषा आयोग में 30 सदस्य होंगे, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। सबसे पहले 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर, संक्षिप्त में नाम होता है BG खेर। 1956 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था और यही क्वेश्चन पूछा गया संघ लोक सेवा आयोग की 98 की परीक्षा में कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। आर्टिकल 345 राज्य की राजभाषा की बात करता है। यहाँ विशेष बात यह है कि 3 राज्य ऐसे हैं, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, जहाँ की भाषा अंग्रेजी है। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अंग्रेजी है। जबकि भारतीय संविधान के 8 शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी शामिल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि 8वीं अनुसूची में कोई भाषा शामिल नहीं होते हुए भी कोई राज्य सरकार उसे अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है और बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल को है। जिस राज्य में विधानसभा होगी तो विधानसभा बनाएगी और विधानसभा और विधान परिषद दोनों जिस राज्यों में होंगी तो दोनों मिलकर बनाएंगे। है आगे आइए। आर्टिकल 346 पत्राचार की भाषा की बात करता है। पत्राचार की भाषा मतलब केंद्र का किसी एक राज्य से या सभी राज्यों से या किसी एक राज्य का दूसरे राज्य से या सभी राज्यों से जो पत्राचार होगा, ऑफिशियल लेटर किस भाषा में होगा उसकी बात करता है। तो इसके लिए भी हिंदी अधिकृत है, अंग्रेजी भी अधिकृत है। आर्टिकल 347 राज्य की किसी विशेष भाषा को प्राधिकृत करने की बात करता है। आर्टिकल 348 जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा की बात करता है। और हम सब जानते हैं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंग्रेजी को ही ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ट्रीट किया जाता है। ऐसा संविधान लागू होने पे कहा गया था कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी मान्य होगी, लेकिन 1965 में राजभाषा अधिनियम पारित हुआ और राजभाषा अधिनियम में 1967 में एक संशोधन भी हुआ। तो 1965 के राजभाषा अधिनियम में ये कहा गया कि अंग्रेजी अनिश्चित काल तक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग की जा सकेगी। और 1967 में एक प्रोविजन और जोड़ दिया गया कि जब सभी राज्य चाहेंगे तो सर्वसम्मति से
अंग्रेजी को राजभाषा के दर्जे से हटा दिया जाएगा। सिद्धांत रूप में ये जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल यही है कि अंग्रेजी हमेशा हमेशा के लिए राजभाषा का दर्जा पाई हुई है, यानी हिंदी के संग अंग्रेजी में भी कार्य व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि संभव नहीं है कि भारत के सभी राज्य एक साथ एक स्वर में कहें कि अब अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि संविधान निर्माण से ही हम जानते हैं कि भाषा को लेकर कितना विवाद रहा है। इसलिए अंग्रेजी से संबंधित अगर प्रश्न आता है कि भारत में अंग्रेजी कब तक राजभाषा के रूप में प्रचलित रहेगी, तो उत्तर सीधे होगा अनिश्चित काल तक। आर्टिकल 349 कहता है भाषा संबंधी विशेष उपबंध करने का। आर्टिकल 350 लोक शिकायत रिड्रेस ऑफ ग्रीवांसेस की बात करता है। जो 22 भाषाएं 8 शेड्यूल में हैं वो तो हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर कोई व्यक्ति है जिस पे अत्याचार किया गया है और वह किसी पब्लिक ऑफिसर को कंप्लेन करता है किसी अन्य भाषा में, तो ऑफिसर उसके कंप्लेन को अस्वीकार नहीं कर सकता। भाषा इसमें बैरियर नहीं हो सकती, यानी जिस भी भाषा में व्यक्ति अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाहता है तो पब्लिक ऑफिसर की ड्यूटी है कि वह उसे सुने और उसको निदान करे। आर्टिकल 350 ए जो है ये प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देने की बात करता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जैसे यूपी पीसीएस में 2002 में पूछा गया कि किस अनुच्छेद में ये प्रावधान है कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा लेने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगी, तो उसका उत्तर है आर्टिकल 350 क। यहाँ ये भी बता दूं कि सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के अधीन कोई स्थानीय लोकल बॉडी है जो एजुकेशन देने के लिए उत्तरदायी है, तो उसकी भी ये बेबसी है कि वह प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा का प्रबंध करे। एजुकेशन पॉलिसी भी ऐसा प्रोविजन करती है। हाँ, डिमांड करने पे अगर कोई भी बच्चा डिमांड करता है कि हमें अपने मातृभाषा में पढ़ना है तो उस मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाना राज्य सरकार का दायित्व होगा। अनुच्छेद 350 ख स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। रिलीजियस माइनॉरिटीज तो सब लोग जानते हैं, यहाँ नया शब्द है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, यानी कम संख्या में बोली जाने वाली भाषाएं जो लोग बोलते हैं उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफिसर बहाल किया जा सकता है, ये संवैधानिक प्रावधान है। इसके बाद अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना संघ का कर्तव्य है। किसका? यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्तव्य है। और आप देखिए हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं ना, कब? 14 सितंबर को। यहाँ देखिए 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। इसीलिए हर साल हिंदी पखवाड़ा भी मनाते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं, भव्य आयोजन किए जाते हैं, क्योंकि केंद्र का दायित्व निर्धारित किया गया है संविधान के द्वारा। एक चीज और बता दूं कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 1991 में यूनेस्को क्या है? सांस्कृतिक संगठन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मातृभाषाओं को संरक्षण देने की आवश्यकता है। इसीलिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अब ये 343 से 351 तक के अनुच्छेद जो भाषा से संबंधित है ये खत्म हुए। इसके बाद जो भाषा से संबंधित अन्य अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान के, उसमें आर्टिकल 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित कर सकेगा और उसे संचालित कर सकेगा। आर्टिकल 120 क्या कहता है? संसद की अधिकृत भाषा, संसद की अधिकृत भाषा पता है ना? हिंदी, इंग्लिश दोनों। 210 क्या कहता है? राज्य विधान सभाओं की भाषा। राज्य विधान मंडल जो है उनकी कार्यवाही किसमें होगी? पत्राचार वो किसमें करेंगे? कोई भी कानून किस भाषा में बनाएंगे तो उसके लिए
कौन सी भाषा होगी, इसका प्रोविजन आर्टिकल 210 के अंतर्गत होता है। यानी राज्य सरकारें स्वयं अपने विधानमंडल के माध्यम से ये निर्णय कर सकेंगी कि उनकी कार्यवाही किस भाषा में होगी। आर्टिकल 394 हिंदी भाषा में संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ का उपबंध करता है। जो हम लोग हिंदी में संविधान पढ़ते हैं, अधिकृत जो उसका एडिशन आता है, इसका भी प्रोविजन संविधान में है कि सरकार इसका ऑथराइज्ड ट्रांसलेट उपलब्ध कराएगी, प्राधिकृत हिंदी पाठ उपलब्ध कराएगी। अब संविधान में ये भाषा से संबंधित प्रोविजन खत्म हुए। आइए हम देखते हैं कि 8वीं अनुसूची क्या है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और उसमें 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से रिलेटेड है। इसमें कुल 14 भाषाएं थी मूल रूप में। कब? जब 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ तब। कौन कौन सी भाषा थी? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यहाँ देखिए उर्दू भाषा से रिलेटेड ज्यादा प्रश्न आए हैं। जैसे एसएससी की परीक्षा में 2002 में पूछा उर्दू किस राज्य की भाषा है, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर की ये आधिकारिक भाषा है। आईएएस में भी 86 में एक प्रश्न आया था उर्दू से रिलेटेड। अब ये 14 भाषाओं के अतिरिक्त समय समय पे संविधान संशोधन करके, साधारण बहुमत से संविधान संशोधन होता है भाषाओं को शामिल करने के लिए, तो समय समय पे संशोधन करके कुछ और भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 8। आज कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इसमें 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। सॉरी, इसके पहले 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और सिंधी को 8 शेड्यूल में शामिल किया गया। ये भी प्रश्न पूछा था यूपीपीसीएस में 90 में। फिर 1992 में 71वां संशोधन हुआ और इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया। इसके बाद 2003 में 92वां संशोधन हुआ और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई। लेकिन 2003 के बाद फिर कोई भाषा नहीं जोड़ी गई है। इसलिए 14 के बाद अगर याद करना है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया जाता है। सेंधा नमक, सेंधा में सिंधी, नमक से नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी या क से कोंकणी, ये 4 भाषाएं आपकी आ गई। इसके बाद बोर्ड मास, बोर्ड से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो बोर्ड मास, सेंधा नमक और बोर्ड मास कोड बना करके एक्रोनिम का है, याद करने में आसानी होती है। अब छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2005 में ये प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? 22। संविधान में कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? अब देखिए यहाँ क्षेत्रीय भाषा शब्द का प्रयोग किया गया है और ये बीपीएससी की परीक्षा में 2008 में पूछा गया, यूपी टीईटी की परीक्षा में भी 2011 में पूछा गया। तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या 22 है। एक चीज और बता दूं, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा क्या होती है? शास्त्रीय भाषा जिसे सरकार घोषित करे। एक्चुअली जो कुछ भी डेवलपमेंट होता है तो कुछ भाषाएं हैं जो मानकीकृत होती हैं, जिनके व्याकरण होते हैं, जिनका लिखित रूप होता है और उन भाषाओं का प्राचीनता से रिश्ता होता है। यानी एक समय ऐसा था जब उनको एक मानकीकृत रूप दिया गया, उसको सरकार समय समय पे शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देती है। तो इस तरह कुल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की मान्यता मिली है। सबसे पहले 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, उसके बाद तेलुगु को, फिर 2008 में कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़िया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 2010 में संस्कृत को उत्तराखंड राज्य ने द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया और ऋषिकेश को संस्कृत नगरी घोषित किया। इस तरह ये भी एक प्रश्न है जो आ चुका है और भविष्य में भी आने की संभावना है। इसके अलावा एक प्रश्न आया यूपीपीसीएस में 98 में, पूछा गया कि सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? 4 विकल्प था, बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल। यहाँ पे उत्तर होगा बंगाली। क्यों? क्योंकि 2001 की जनगणना के मुताबिक बंगाली 8.03% बोली जाती है, जबकि मराठी 6.86% लोगों के द्वारा,
तेलुगु 6.70% लोगों के द्वारा और तमिल 5.70% लोगों के द्वारा। यहाँ विशेष बात यह है कि इसमें हिंदी शामिल नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अगर हिंदी होती तो हिंदी उत्तर होता, और हिंदी नहीं है तो बंगाली इसका उत्तर होगा। इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी करने को पूछा जा सकता है। तो भाषा से संबंधित प्रश्न जितने अब तक आए हैं, मैंने प्रयास किया कि उनके माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 17 राजभाषा संबंधी प्रावधान को समझा जाए। मैं कितना सफल हुआ ये तो आप बताएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया में जरूर बताइए कि इसमें क्या और कुछ सुधार की जरूरत है। अगर आप कुछ सुझाव देते हैं तो निश्चित रूप से उससे औरों का भी भला होगा, और मेरा तो कुछ होना ही होना है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अपना कमेंट जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।